इस वीडियो में हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन का डिटर्मिनेशन करने के लिए सीखेंगे। कोई भी कंपाउंड अगर दिया हुआ रहेगा और आपसे अगर पूछेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसका ज्योमेट्री क्या है, तो सब कुछ हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए कई प्रोसेस हैं, लेकिन इसमें से हमने एक मेथड यहाँ पर जो डिस्कस किया है, ठीक है ना, बड़ा शॉर्ट है, देख लीजिए। इस मेथड से हम लोग किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो कोई भी कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, तो कंपाउंड जो दिया अभी हम एग्जांपल देकर के इसको समझाएंगे। कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम होता है, सेंटर में जो रहता है उसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे? तो जेड के वैल्यू से निकालेंगे। जेड का वैल्यू जैसे आएगा उसी हिसाब से हम लोग हाइब्रिडेशन निकालेंगे। हाइब्रिडेशन में क्या क्या होता है? sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2, ये सब हाइब्रिडेशन होता है। हमने यहाँ पहले से लिख करके रखा है ताकि टाइम थोड़ा बच जाए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये हाइब्रिडेशन का एक अलग से हमने वीडियो बनाया भी है कि कब क्या आता है, सो इसमें भी आप ध्यान में रखेंगे कि sp हाइब्रिडेशन कब आएगा। देखिए, अगर z का वैल्यू 2 आ जाता है तो sp हाइब्रिडेशन होगा। देखिए 2 है, s और p 2 है वैल्यू, होता 2 आएगा। z का वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो 3 हाइब्रिडेशन में यहाँ क्या होगा? sp3, एक s और 2 p आ रहा है, 3 हो गया। इसी तरह z का वैल्यू अगर 4 आता है, आप z का वैल्यू यहाँ निकालोगे, ठीक है। अगर 4 आ गया तो sp3 होगा, 1 और p कितना है? 3 है, 4 हो गया। z का वैल्यू अगर 5 आता है तो ऐसे निकालेंगे हम लोग, s1 p3 d1, 5 हो गया, 1 3 4 एंड 1 5। z का वैल्यू अगर 6 आ जाता है तो देखिए यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, s देखिए 1 है और p3 4 हो गया और d2, ठीक है, 6 हो गया। तो ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि z हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, ये 2 3 4 तो आ गया, इसका वैल्यू जानने के बाद हम ये बता देंगे, लेकिन इसका वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, क्या है? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो होगा, सेंट्रल एटम क्या होगा हम बताएंगे। जैसे ये देखिए, हम बात करें NH3 का, जिससे सारे एटम जुड़े हुए रहते हैं। देखो ये सेंट्रल एटम है, ये सेंटर में रहेंगे। ऐसे देखिए NH3 है, इस टाइप से जुड़ा हुआ रहता है, ये सेंटर में है, देख लीजिए। और ये साइड में एटम है, तो जब भी हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो सेंटर में जो एटम है उसका निकालेंगे। CH4 की बात करेंगे, मीथेन का, देखिए तो ये सेंटर में होगा, तो ये सेंट्रल एटम है, इसका निकलेगा। तो ये जो सेंटर में एटम है ना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है ये पहले जानेंगे। अब यहाँ कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो उसके वैलेंस सेल में, यानी आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको ही हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसके लिए अलग से एक टॉपिक है। अभी हम कुछ एटम का यहाँ पर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है, जैसे कि बोरॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 होता है। कार्बन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 होता है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर रखना है आपको। नाइट्रोजन अगर आ गया सेंट्रल एटम में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लेंगे हम लोग? 5 लेंगे। ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लेंगे? यहाँ पर 6 लिखेंगे। क्लोरीन रहेगा तो कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसको यहाँ लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम कहते हैं जो एटम इससे अटैच है उसका वैलेंसी कितना है। जैसे सेंट्रल एटम है, इससे जो एटम अटैच है, देखिए हाइड्रोजन ये है, ये जो एटम है इसका वैलेंसी कितना है? 1 है, तो ये मोनोवैलेंट एटम। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, या क्या कहेंगे, इसका वैलेंसी कितना है? 1 है, तो इसको मोनोवैलेंट कहेंगे। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। अगर मान लीजिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन क्या होता है? डाइवैलेंट। देखिए 2 बॉन्ड बना रहा है तो डाइवैलेंट हो जाएगा, ठीक है। 3 बॉन्ड अगर कोई बनाता है तो ट्राइवैलेंट हो गया, ठीक है। तो वैलेंसी जितना होगा ना वही होता है उसका वैलेंट, इसी को कहते हैं हम लोग। तो अगर वैलेंसी 1 है, ये साइड में जो एटम जुड़ा हुआ है इसका वैलेंसी अगर 1 है तो मोनोवैलेंट एटम। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1 है तो मोनोवैलेंट। क्लोरीन का कितना है? 1, मोनोवैलेंट। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है, डाइवैलेंट। तो आपको डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट नहीं देखना है, क्या देखना है? मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम जैसे जनरली हाइड्रोजन आएगा, कभी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना? जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 हो जाएगा। मोनोवैलेंट एटम का नंबर कितना है? 4 है, यहाँ 4 रख देंगे। अब यहाँ पर कहेंगे मोनोवैलेंट एटम इसके साथ है ही नहीं है, क्योंकि ये डाइवैलेंट एटम है। तो यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम का नंबर कितना हो जाएगा? इस जगह में 0 हो जाएगा। मोनोवैलेंट एटम होना चाहिए। फिर सुने, इसके बाद अगर चार्ज आ गया,
एक तो होता है न्यूट्रल, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है, तो ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतने से निकल जाएगा। लेकिन किसी पर चार्ज आ गया, जैसे CO3 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है, ठीक है, PO4 3 माइनस है, इस टाइप से अगर आ जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाता है, ठीक है, NH4 प्लस, अगर ये पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये वाला जो हमने यहाँ पर लिखा है इसके जगह में वैल्यू रखेंगे। नेगेटिव चार्ज जितना है इतना यहाँ पर ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ दो माइनस है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर अगर 3 माइनस है यहाँ 3 लिख देंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज है जैसे प्लस है तो यहाँ पर इतना क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो माइनस है यहाँ पर, जैसे 1 है ना तो यहाँ पर -1 कर देंगे। तो इस तरह से अगर आयनिक स्पीसीज दिया हुआ है, जो आयंस है उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और अगर न्यूट्रल है तो ये सब की कोई ज़रूरत है नहीं, यहीं से सीधे निकलेगा। तो ये फॉर्मूला है। अब ज़रा देखिए कुछ एग्जांपल लेकर के हम इसको क्लियर करें। ज़रा देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एक कंपाउंड है BeF2, ध्यान दीजिए एकदम आराम से समझ में आएगा, ठीक है, BeF2, ठीक है, बेरिलियम के साथ 2 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है BeF2। अब इसका हाइब्रिडेशन निकालना है सेंट्रल एटम का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ बगैर कोई स्ट्रक्चर बनाए, एक तो ऐसा निकलता है हाइब्रिडेशन जिसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके लिए अलग से हम फिर बता देंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आराम से निकलेगा। लेकिन बगैर स्ट्रक्चर बनाए अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहता है, शॉर्ट में निकालना चाहता है, तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। अब ज़रा देखिए ये बेरिलियम है सेंट्रल एटम। अब बेरिलियम का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, देखो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। बेरिलियम का होता है 2, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। ये कुछ है यहाँ पर, इसको याद रखोगे बन जाएगा। बेरिलियम का होता है 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Z = ½ और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बेरिलियम का, 2 हो गया। यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो फ्लोरीन देखिए मोनोवैलेंट एटम है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब जो होता है ना ये मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट यानी एक बॉन्ड बनाता है ये, ठीक। तो मोनोवैलेंट एटम है फ्लोरीन, कितना हो गया ये, 2 है। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है, 2 है। अच्छा देखिए नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है तो ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं। अब सीधे इसको ऐसे लिखिए, ½ 2 है और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसको आप कैंसिल करें कितना आ जाएगा, 2। जेड का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। और 2 अगर आ गया तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp होगा। यानी क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे BeF2 का हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp हाइब्रिडेशन। देखो एकदम इजीली निकल गया। चलो दूसरा हम एक लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए एक ले लेते हैं BF3, ध्यान दीजिए BF3 ले लेते हैं। BF3 का हाइब्रिडेशन वो निकालना चाहते हैं बगैर स्ट्रक्चर बनाए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Z लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ½ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ बोरॉन है। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, यहाँ पर 3 रख लीजिए आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह में। फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। देखिए फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट, ठीक है, एक बॉन्ड बनाता है। तो जितना इसका नंबर ये लिख दो यानी 3 है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ है नहीं तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसको क्या करो, ½ कर दो, ½ है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर ले ले 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को क्या करो, ½ कर दो, कितना हो जाएगा, 3। यानी जेड का वैल्यू हो गया 3। 3 अगर आ गया तो क्या होगा, sp2। यानी क्या कहेंगे, BF3 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। अगर sp2 हाइब्रिडेशन आपको मालूम हो गया तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बॉन्ड एंगल कितना, 120 डिग्री होता है। ये बात की बात है। अभी हम लोग सिर्फ निकाल के आ रहे हैं, हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं, ठीक। इसके बाद देखिए और भी एग्जांपल लें, जैसे CH4 है, एकदम आराम से निकलेगा। CH4 सेंट्रल एटम का निकालना है हाइब्रिडेशन, तो Z का वैल्यू आप निकालिए पहले। कार्बन है सेंट्रल एटम में। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4 ले लीजिए आप, 4, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट देखिए हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, एक बॉन्ड बनाता है, तो कितना इसका नंबर है, 4। तो 4 यहाँ कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ है नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं करना इधर। इसको ½ कर दो, कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो गया। 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिडेशन, sp3। यानी क्या कहेंगे, CH4 मीथेन का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3 होता है, पहले भी मालूम है। इसके बाद देखिए कुछ हम लोग ले लेते हैं जिसमें डाइवैलेंट एटम आता है। डाइवैलेंट एटम जैसे CO2 है, CO2 का निकालते हैं। अब देखिए कार्बन का जो सेंट्रल एटम है इसका हम लोग को हाइब्रिडेशन निकालना है। अब यहाँ पर देखिए जो केस है, ऑक्सीजन जो है ये डाइवैलेंट एटम है, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल में लिया। ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट एटम, 2 बॉन्ड बनाता है।
और डाइवैलेंट एटम के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, सिर्फ मोनोवैलेंट एटम होना चाहिए। डाइवैलेंट एटम है तो इसके लिए इस फॉर्मूला में कोई जगह है ही नहीं, मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, इसका हम लोग निकालना चाह रहे हैं हाइब्रिडेशन, तो जेड निकालिए। जेड का क्या लिखेंगे, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ कार्बन है, ठीक, और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, तो यहाँ पर ले लो 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है ही नहीं, देखिए डाइवैलेंट एटम है, तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ है ही नहीं। ठीक, तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा काटने पर। कौन सा हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा, यानी CO2 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp। ऐसे ही और भी हम लोग लेते हैं, जैसे NH3 अमोनिया, देखिए NH3 का, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है पहले। Z इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5, नाइट्रोजन का कितना है, 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, देखो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम होता है, मोनोवैलेंट एटम है, 3 है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हाफ और इंटू कितना 5 और 3 कितना 8 हो गया, इसको कैंसिल करो, आ गया 4 आ गया, मतलब sp3। NH3 का भी हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3। इसके बाद देखो जैसे H2O हम ले लें, H2O की बात करें, यहाँ पर हमको निकालना है हाइब्रिडेशन, तो Z पहले निकालिए, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस एटम सेंट्रल एटम कितना है, 6 है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, देखो सेंट्रल एटम ये है, ये मोनोवैलेंट एटम कितना है, 2 है, इसको क्या करो हाफ इंटू 8 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिडेशन जी, sp3 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं किसी का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, आराम से निकल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सर जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अभी तक देखो हम लोग सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल का निकाले हैं, जिस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हम लोग अब देखेंगे जिस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए एकदम आराम से निकलता है, इसको भी देखिए आप, जैसे CO3 ले लेते हैं, कार्बोनेट आयन, CO3 2 माइनस आयन। अब इसका निकालना है, निकालिए हाफ, 2 माइनस है ना, ऐसे निकालेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कार्बन है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया। ठीक, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट एटम है नहीं, एक बार और हमने बताया ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट एटम है। और देखना हमको किसको, मोनोवैलेंट को, मोनोवैलेंट है ही नहीं, डाइवैलेंट को देखना ही नहीं, ये गिनती में नहीं आएगा, तो इसके जगह में कुछ नहीं लिखना। अब देखो इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव तो है नहीं, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, प्लस करना है, बढ़ा देना है उतना, जैसे 2 माइनस है तो 2 यहाँ जोड़ दो, आ रही बात समझ में। देखिए सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, मोनोवैलेंट एटम यहाँ पूछ रहा था, मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं, ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट होता है, तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखाएगा। पॉजिटिव चार्ज भी इसमें नहीं है, वो भी नहीं लिखाएगा। है क्या इसमें, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कितना है, -2, 2 माइनस है, तो 2 माइनस को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, यहाँ देखो प्लस माइनस है ना, प्लस नेगेटिव चार्ज, तो ये कर दिया हमने 2। अब यहाँ पर देखो Z बराबर कितना हो जाएगा जी, हाफ, अब 4 और 2 कितना हो गया, 6 को हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 3। कौन सा हाइब्रिडेशन, sp, देखो 3 है तो कौन सा होगा, sp2 हो गया, आराम से बन गया। ऐसे अगर आप एक कैटायन का ले लो, NH4 प्लस का, देखिए NH4 प्लस अमोनियम आयन, इसका लेना है, तो ऐसे निकलेगा। Z निकालिए, यहाँ पर क्या करोगे, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5, ठीक है 5 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, देख लीजिए हाइड्रोजन आ गया मोनोवैलेंट, तो क्या लिखोगे, 4 है, ये 4 है हाइड्रोजन, 4 लिख दिए। अब देखिए नेगेटिव चार्ज के जगह में यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है नहीं, क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके जगह हम लोग पॉजिटिव करेंगे। और पॉजिटिव जितना रखोगे उसको क्या करेंगे, माइनस के साथ रखना, यानी इतना माइनस कर देंगे, माइनस रखा, कितना पॉजिटिव है 1, यहाँ 1 रख दो, ये निकल जाएगा। हाफ 5 और 4 9 में 1 माइनस कर दो, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कौन सा हाइब्रिडेशन जी, sp3, Z का वैल्यू 4 है तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन। ऐसे किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए कुछ हमने यहाँ पर कंपाउंड का एग्जांपल दिया, अब कुछ अपने से बनाइए आप। देखिए कुछ कंपाउंड हम लिख रहे हैं, एक तो ये है, अब बना के देखिए आराम से बनेगा, रफ कॉपी पर आप बनाइए, आराम से बनते जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन इसको ध्यान में रखना है, बड़ा सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखिए एक लेते हैं PCl3, इसको बनाना है PCl5 ले लीजिए आप, H2S बनाइए,
अच्छा, SiCl4 बनाइए, इसका बना के देखिए आप। XeO3 बनाइए, SO2 बनाइए, अच्छा SO4 2 माइनस बनाइए। इतना का वाइब्रेशन निकाल के देखिए, ठीक है। देखिए इसको दिखा रहे हैं, PCl3 है, आराम से समझिए, PCl3 है। Z का वैल्यू निकालिए इसका, Z इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ हो गया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का जी, तो देखो फास्फोरस, देखो कुछ हमने यहाँ पर एटम लिखा है, एटम इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो अक्सर जो यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं, उसके लिए हमने कुछ एटम यहाँ पर लिखा। अब ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि सारा एटम इतने में आ जाएगा, नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर जो कंपाउंड आएगा, हाइब्रिडेशन पूछेगा, वो कॉमन कुछ हमने यहाँ पर एटम लिखा था। अब आ गया, देखिए फास्फोरस आ गया, तो फास्फोरस का भी वैलेंसी कितना होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है फास्फोरस का, तो इसका भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब क्या है, एक ही ग्रुप में है, तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप यहाँ पर 5 ले लीजिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जगह में, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन जो है मोनोवैलेंट एटम है, देखो मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम यहाँ गिनती में आएगा, कितना है इसका नंबर, इसका नंबर हो गया 3, ठीक है। इस सेंट्रल एटम का हमने रखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, इसका नंबर 3 है, 3 रखा, प्लस माइनस कुछ है ही नहीं, आगे कुछ नहीं करना है आपको। तो हाफ 5 एंड 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना होगा 4 sp3, है ना। जेड का वैल्यू sp3 हाइब्रिडेशन। ऐसा निकालिए PCl5 का, PCl5 निकाल लोगे, देखो Z इज इक्वल टू हाफ, Z इज इक्वल टू हाफ, फास्फोरस सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, मोनोवैलेंट एटम 5, प्लस माइनस कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा हाफ इंटू 10, कितना हो जाएगा 5, Z का वैल्यू 5, Z का वैल्यू अगर 5 आता है, कौन सा वाइब्रेशन, sp3d, ठीक। एक और देख लो, हम ये ऐड कर रहे हैं SF6 का, देखो SF6 की बात करें, Z निकालिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, अब सल्फर है, सल्फर का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 होता है, ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप में है, 6 करके, तो 6 हो जाएगा। चलिए हाफ ऑफ 6, सल्फर का 6 हो गया, प्लस मोनोवैलेंट एटम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मोनोवैलेंट एटम, नंबर कितना है 6, ठीक, प्लस माइनस कुछ नहीं करना है यहाँ, कितना हो जाएगा हाफ इंटू 12 हो जाएगा 6। जेड का वैल्यू अगर 6 आया तो कौन सा वाइब्रेशन होगा, sp3d2, ठीक है। अब देखें, इसके बाद आ रहा है XeO3 की बात करो, XeO3 बन जाएगा, XeO3, Xe क्या है, जेनॉन है, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में आ रहा है जेनॉन, और इसका नोबल गैसेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि हीलियम ही एक ऐसा नोबल गैस है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, बाकी जितना है नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, सबका कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 होता है। तो इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जितने भी इनर्ट गैस है इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को इसको अगर हम लोग लिखें तो जेड का वैल्यू निकालो यहाँ पर जी, जेड का वैल्यू हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन का कितना, जेनॉन का कितना होता है 8 होता है, यहाँ पर 8 कर दो, 8 कर दिया हमने। उसके बाद अब देखो, ये जो इसमें साइड में जो एटम जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये तो डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन क्या है डाइवैलेंट, 2 बॉन्ड बनाता है, और हमको लेना है क्या मोनोवैलेंट एटम को, मोनोवैलेंट एटम इसके साथ है ही नहीं, तो नहीं है तो गिनती में कुछ नहीं लिखाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस ये 8 रह जाएगा, तो हाफ इंटू 8, इसको कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 4, यानी जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। कौन सा वाइब्रेशन, कौन सा, sp3, ऐसे निकाल लीजिएगा आप। अब देखिए SO2 है और SO4 2 माइनस है, चलिए SO2 कर देते हैं, ठीक है, SO2, इसका देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना जी 6, यहाँ पर लिखोगे 6, प्लस देखो डायटोमिक एटम है, डाइवैलेंट एटम है, तो इसकी गिनती नहीं आएगा, मोनोवैलेंट तो है नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, तो चलो 6 रह जाएगा, यानी हाफ इंटू 6 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 अगर आ गया यानी कौन सा वाइब्रेशन जी, sp2, इस तरह से बनेगा। चलो SO4 2 माइनस, यहाँ बनाइए आराम से। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, चलिए हाफ ऑफ 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम तो कुछ है नहीं।
अब देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के जगह में आ जाएगा, यहाँ पर भरेगा। कितना नेगेटिव है 2, तो 2 को ऐड करो, देखो प्लस लगा हुआ है नेगेटिव के लिए। अब क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 6 + 2 8, कितना हो जाएगा 4। अगर 4 है तो कौन सा हाइब्रिडेशन, sp3। कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। और भी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर बना करके, उसको अलग से हम बता देंगे, अगले वीडियो में आप देखोगे, ठीक है ना, कि इसका स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे निकालेंगे। और ये हमने बताया बगैर स्ट्रक्चर बनाए आप किसी का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।